बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स और इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स के तमाम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मार्क करवाऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको रियल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक यूनिवर्सल मेथड एक्सप्लेन करूंगा कि जिसको अगर आपने सीख लिया तो इस वीडियो के बाद आपको कभी भी रियल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स तंग नहीं करेंगे। आप कॉन्फिडेंटली उसके क्वेश्चंस को हमेशा अटैम्प्ट कर लेंगे। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,000, about 800, and another for rupees 1,12,921. What is his current balance? मैं आपको पहले उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ और मेरी स्ट्रैटेजी इसमें आपको समझाने की ये होगी कि मैं पहले आपको जनरल एक्सप्लेन करूँगा, फिर पेपर में उसका फॉर्मेट कैसे उसको लिखना है वो भी बता दूँगा। अच्छा, इसमें कहते हैं कि एक कासिम है, उसका एक बैंक अकाउंट है और उसके पास टोटल 1,75,000 रुपये हैं उसके बैंक अकाउंट में और वो पहला चेक लिखता है 45,790 का और हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो चेक कैश भी कर लेता है, यानी बैंक से पैसे निकाल भी लेता है। फिर दूसरा चेक लिखता है 1,12,000 का, वो भी अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेता है और कहता है कि अब बताएं कि उसका करंट बैलेंस यानी उसका रिमेनिंग बैलेंस क्या रह गया, यानी अब उसके पास कितने पैसे रह गए हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इन दो को सब्ट्रैक्ट कर लें इस 1,75,000 में से, तो आपके पास उसका रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो अब इसको एग्ज़ाम में आपने कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोल्यूशन लिखेंगे आप सबसे पहले और आप लिखेंगे कि कासिम का जो करंट बैलेंस था, कासिम बैलेंस हैड अ बैलेंस, वो कितना था 1,75,000, ठीक है, रुपीज़। और उसने जो पहला चेक लिखा और जो उसने विड्रॉ कर लिया, हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट हम एंड सेकंड CHEQUE चेक अमाउंट विदड्रॉल हम लिख लेते हैं विदड्रॉल और वो आप इन दोनों को ऐड कर लें, यानी 45,790 प्लस 1,12,921 और इसका जो आंसर आए उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें टोटल में से। तो यानी आपके पास है, सॉरी मैं इसको क्लियर कर लूँ। ओके, अब मेरे पास है 45,790 प्लस 112,921 45,790। तो मेरे पास जो अमाउंट जो उसने विड्रॉ कर ली बैंक से वो 158,711 यानी 1,58,711 रुपये उसने बैंक से निकाल लिए। तो उसके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, और रिमेनिंग बैलेंस आपके पास हो गया 175 माइनस 158,711। तो आप इसमें से इसको माइनस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16,289 रुपीज़, ठीक है। ये उसका रिमेनिंग बैलेंस है और ये आपका आंसर है। आपको समझ आ गया। क्वेश्चन टू है हमारे पास एक एनईटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। यूनिवर्सिटी के बच्चे जो नेशनल इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम में अभी एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और उन्होंने वो एग्ज़ाम देना है, तो ये बेसिकली वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि लास्ट वीक कहता है वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर्स ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी उसने अपनी गाड़ी में 16.2 लीटर्स पेट्रोल डाला और उसने गाड़ी चलाई 283.4
4 किलोमीटर्स उसने गाड़ी चलाई। ही सेज, अब वो कहता क्या है कि उसने एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर किया। कहता है डेटा उसका ये था, और वो अपने मुंह से क्या कह रहे हैं कि मेरी जो गाड़ी है वो एवरेज कर रही है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो एक हमारे पास डाटा है, एक उनका कहना है। तो कहता है कि इज़ हिज आंसर रीजनेबल, तो क्या उसका जो उसकी स्टेटमेंट थी, यानी वो जो इसका ये वाला आंसर है, क्या ये रीजनेबल है या नहीं। तो हमें सबसे पहले इसने जो डाटा दिया है इसके हिसाब से हम पहले इस डाटा की एवरेज निकालेंगे और फिर उसको रिलेट करेंगे इसकी गिवन स्टेटमेंट के साथ। अगर वो रिलेट कर रहा हुआ, उसके करीब करीब हुआ, तो वो हम कहेंगे कि वो रीज़नेबल है, अदरवाइज़ वो रीज़नेबल नहीं है। वैसे इन जनरल मैं आपको बताऊं कि आजकल की जितनी भी गाड़ियां अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, वो तकरीबन 11 किलोमीटर पर लीटर से तकरीबन 18 से 20-22 किलोमीटर तक कर लेती हैं कवर। तो ये तो देख के ही पता चलता है कि 1.75 किलोमीटर 1 लीटर में आंसर हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इट्स मैथमेटिक और ये क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को उसके डाटा के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा था कि उसकी जो एवरेज थी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है वो है 283.4 किलोमीटर, और जो उसका फ्यूल यूज्ड हुआ है फॉर दिस ट्रैवल वो हुआ है 16.2 लीटर्स। ठीक है, अब इसकी जो एवरेज है, एवरेज फ्रॉम दिस डाटा, वो आप निकालेंगे 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, ये आ जाएगा किलोमीटर पर लीटर। ये इसकी एवरेज निकलेगी और हम ये देखेंगे कि ये कितनी निकलती है। 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 17.49 किलोमीटर पर लीटर। देखा, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में गाड़ियों की एवरेज तकरीबन इतनी ही होती है। तो अभी ये तो डाटा के अकॉर्डिंगली उसकी एवरेज निकली है, और उनका कहना कितना था, उन्होंने कहा था कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर उसकी गाड़ी की एवरेज है। तो क्या उसका आंसर करीब करीब है? नहीं। तो आप कहेंगे एज ही सेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरी वाली वर्डिंग ही लिखें। एज ही सेज दैट he averaged about 1.75 kilometer per liter, but according to data we calculated 17.49 kilometer per liter. So his answer is not reasonable. अच्छा, अगर वो 17.49 यानी 1.749 के बजाय 1.75 के बजाय अगर 16 भी कह देता ना, तो हम कहते कि हाँ रीजनेबल है, क्योंकि करीब करीब है। समझ आ गया आपको ये वाला क्वेश्चन? ये एक जनरल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। सलमा बॉट 3.2 यार्ड कहते हैं गज़ को, कपड़ा ख़रीदा और टोटल प्राइस कितनी उन्होंने दी, 139.2 रुपीज़ दी। तो अब वो कहते हैं कि एक यार्ड की कीमत निकालेंगे, उनको जो कपड़ा एक गज़ कितने का पड़ा। ठीक है, आपको समझ आ गया? और हाँ, इस क्वेश्चन में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि हर यूनिवर्सल मेथड है, जो कि हर क्वेश्चन में आप ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का आप लिखें टोटल फैब्रिक बॉट कितना किया जी, 3.2 यार्ड, टोटल प्राइस, और टोटल प्राइस कितनी है जी
139.2 जब इस तरह हो तो अब आप यूनिटरी मेथड बना लें। आप क्या करें कि जो फैब्रिक है, ये मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूँ। फैब्रिक प्राइस फैब्रिक टोटल फैब्रिक इज़ इक्वल टू, ये फैब्रिक यहाँ पे लिख लें और इधर आप कर लें यार्ड, ठीक है। टोटल इधर लिख लें आप फैब्रिक इज़ इक्वल टू टोटल प्राइस, यानी ये आप ना भी लिखें तो आप डायरेक्ट लिख लें कि यानी 3.2 यार्ड आपने ख़रीदा है कितने का। इसमें कॉलम भी डाल सकते हैं, इक्वालिटी भी डाल सकते हैं। तो इन 3.2 यार्ड आपने ख़रीदा है 139.2 रुपीज़ का। अब आपने पर यार्ड की जो प्राइस है वो निकालनी है, तो आप इसको 3.2 को उधर ले जाएं तो वो ये 1 यार्ड की प्राइस निकल आएगी। तो ये हो जाएगा 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2 रुपीज़। तो ये 1 यार्ड की इधर प्राइस निकल आई। तो आपने क्या करना है, हमेशा नॉन को आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है, यानी नॉन आपका, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ समझाने के लिए, और अननोन को आपने राइट साइड पे रखना है, ठीक है। अननोन आपका राइट साइड पे, नॉन आपका लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो 1 यार्ड आपका नॉन था, अननोन आपने प्राइस निकालनी थी, तो वो आपका राइट साइड पे आया। इसको आप डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, यू विल गेट द आंसर, दैट इज़ 43.5 रुपीज़ आपको मिलेगी 1 यार्ड की, ये आंसर। अच्छा, ये यूनिवर्सल मेथड था जो आप तकरीबन हर सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 यार्ड की निकाल ली ना, अब अगर वो आपको कहता ना कि 10 यार्ड की निकालें, 15 यार्ड की निकालें, 8 यार्ड की निकालें, तो सिंपल इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें। यानी आपको वो कोई भी डाटा दे, उस डाटा से आप एक की प्राइस निकाल लें और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको 8 अंडों की कीमत दे देता है और आपको कहता है कि 14 अंडों की कीमत निकालें, तो सबसे पहले आप यूनिटरी मेथड यही वाला अप्लाई करें, उससे 1 अंडे की कीमत निकाल लें, 1 अंडे की निकले उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लें जितने का भी वो कह रहा है। ये एक यूनिवर्सल मेथड है जिसको आप यूनिटरी मेथड कहते हैं, जो कि मैंने इस सवाल में अप्लाई किया है। और इसका अगेन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ कि नॉन आपने लेफ़्ट साइड पे रखने हैं, अननोन आपने राइट साइड पे रखने हैं। ये आगे एक और क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिंपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपका यूनिटरी मेथड ही अप्लाई होता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ वो है क्या रहा है इस क्वेश्चन में। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी बेस इक्वेशन हो गई। फिर कहता है शी टुक 12 आवर वॉक, उसने 12 घंटे वॉक की, और हाउ फार डिड शी वॉक, तो वो पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर वो तय कर लेगी अगर वो 12 घंटे वॉक करे, और इधर उसने आपको 3.5 किलोमीटर पर आवर बता दिया। तो आपको सबसे पहले बेस इक्वेशन ढूंढनी है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में बेस इक्वेशन ये बना ली थी। जो आपको वो डाटा दे देता है, ये आपकी बेस इक्वेशन होती है, जिसमें आपको प्राइस के अगेंस्ट कोई भी चीज़ की वैल्यू पता होती है। तो इसको आप बेस इक्वेशन कहते हैं। ये आप लिख भी लेंगे, आपकी बेस इक्वेशन है, उससे आपने एक की निकालनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बेस इक्वेशन है ये 3.5 किलोमीटर इक्वल टू 1 आवर कवर कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन लिखें और लिख लें कि पहले आप डाटा भी बना लें। मोमिना जो है वो वॉक कर रही है 3.5 किलोमीटर पर आवर, और 12 आवर के अगेंस्ट हमने वो फाइंड करना है। तो अब आप क्या करें, वो मेथड यूज़ कर लें, यूनिटरी मेथड। तो आप क्या करें, इधर लिख लें डिस्टेंस, और अब अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या था, डिस्टेंस, और इधर आप लिख लें आवर टाइम, ठीक है।
अब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 3.5 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना कवर किया 1 आवर में, ठीक है। अब मुझे उसने दे दिया शी टुक 12 आवर वॉक, 12 आवर अब मेरे पास है। अब मैंने आपको कहा था जो नोन होता है वो आपने लेफ्ट साइड पे रखने होते हैं, तो हम क्या करें इसको फ्लिप कर लें ऐसे, यानी आवर इधर ले आएँ और डिस्टेंस उधर ले जाएं। तो आवर इक्वल टू आप डिस्टेंस कर लें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिख लें 1 आवर और ये हो जाएगा 3.5 किलोमीटर। अब आप उसने आपको कहा 12 आवर, ये ऑलरेडी 1 की निकली हुई है, ये देखें ये 1 का निकला हुआ है, इसको यानी ज़रूरत यानी जो बेस इक्वेशन थी वही 1 की थी, तो इसको सिंपल आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर इक्वल टू 3.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 12, तो यू इधर इस साइड पे आपको मिल जाएगा 12 आवर और इधर हो जाएगा मेरे पास 3.5 इंटू 12, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 42 किलोमीटर। यानी मेरे पास वो जो मोमिना हैं वो 12 घंटों में 42 किलोमीटर वॉक कर लेंगी, ये मेरे पास आंसर है। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये अगेन जेनेरिक क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये, इसका आप मार्क कर लें। आप नीचे भी क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में आते हैं बोर्ड में, वो भी आपको मैं मार्क करवा देता हूँ। इसमें ये है कि एक हाइकिंग क्लब है, वो लेके जाता है 7 डे ट्रिप पे कुछ हाइकिंग के लिए, जो घूमने के लिए जाते हैं उनको। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, यानी किसी दिन वो 5.5 माइल्स हाइक करते हैं, यानी पैदल चलते हैं, पैदल चलने को हाइकिंग कहते हैं, और किसी दिन वो 7.5 माइल्स कवर करते हैं, यानी 5.5 से कम नहीं करते और 7.5 से ज़्यादा नहीं करते। ये एक दिन का है और 7 डेज़ का ये ट्रिप है उनका। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट द क्लबिंग दैट डेज द क्लब हाइक, कहते हैं कि चलें आप बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। ऑप्शन ए इज़ लेस देन 35 माइल्स, बी 35 से 55, सी इक्वली 55 एंड डी मोर देन 55। तो हम क्या करते हैं कि ये जो एक दिन का उनका डिस्टेंस था इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले 7 डे से, क्योंकि ये नीचे जो आपने कंपैरिजन का या इसका आंसर देना है ये 7 डेज़ का हिसाब से लिखा हुआ है, तो हम इसको 7 डेज़ के हिसाब से पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा और हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप लिख लें मिनिमम हाइट फॉर 7 डेज और मैक्सिमम हाइक्ड फॉर 7 डेज। तो मिनिमम हाइक के लिए उन्होंने 5.5 की थी, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 38.5 माइल्स टोटल 7 दिनों में मिनिमम, और मैक्सिमम उन्होंने 7.5 माइल्स की थी मल्टीप्लाई बाय 7, तो मेरे पास आंसर आएगा 52.5 माइल्स। अब आपने इस डाटा से उसने जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके साथ कंपेयर करना है। अब ये मेरे पास जो डिस्टेंस निकल आया है ये है फॉर 7 डेज़, ठीक है, ये भी फॉर 7 डेज़ है। अब मुझे बताएं कि कम से कम जो माइल्स हैं 7 दिनों में वो 38 से कम नहीं कर रहे और 52 से ज़्यादा नहीं कर रहे, 52.5 माइल से ज़्यादा नहीं कर रहे। तो आप देखें लेस देन, वो कह रहा है कि क्या 35 माइल से क्या लेस देन करेगा, तो आप देखें कि यहाँ पर जब मैंने ऐसे रख लिया बुक तो ये सब आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे है 38.5 कम से कम और ये था 35 माइल्स, तो ये तो हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है उससे भी कम है, तो इसका मतलब ये तो नलीफाई हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर आ जाता है मेरे पास, पहले मैं सी को देख लेता हूँ, वैसे इसका बी करेक्ट है, सी है इक्वल 55 माइल्स, तो इक्वल तो 55 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब सी भी कट गया है। मोर देन 55 माइल्स, तो इसका जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम जो हाइट थी वो तो 52.5 थी और ये 55 है, ये इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। बी करेक्ट है
बिटवीन 35 एंड 55, यानी 35 से ज़्यादा होगा और 55 से कम। तो आप देखें कि ये 35 से ज़्यादा यानी 38.5 और 55 से कम यानी 52.5। तो ये है वो रेंज जो कि इसकी रेंज के अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आप इसको कह दें नीचे कि सो बी ऑप्शन दैट इज़ बिटवीन 35 miles and 55 miles is correct option। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके ऊपर भी आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन 6 है मेरे पास। एक फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बलून्स, उन्होंने ख़रीदे हैं एट रुपीज़ 1.85 ईच। एक बलून उनको 1.85 रुपीज़ का पड़ा है। वो ईच का मतलब एक की प्राइस। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। ये तो बहुत सिंपल है, आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें 1.85 को 42 से, क्योंकि 42 बलून्स ख़रीदे हैं, एक बलून की प्राइस 1.85 रुपीज़ है। तो टोटल के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। इसको भी आप यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं और ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे। सॉल्यूशन लिखें, टोटल बलून्स इज इक्वल टू 42। वन बलून कितने का था, 1.85 रुपीज़। और अब आप इसका वो बना लें। अननोन मैंने आपको बताया था कि आपने राइट साइड पे रखना है और लेफ़्ट साइड पे आपने नॉन रखना है। अब उसने आपसे प्राइस पूछी है, तो इसका मतलब आपको ये हुआ कि मेरे पास 42 यानी यहाँ पे मेरे पास बलून्स आ जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे रुपीज़। तो 42 बलून्स की मुझे ख़रीदनी है, कॉस्ट देखनी है मुझे 42 बलून्स के अगेंस्ट। तो अब मैं यूनिटरी मेथड लगा देता हूँ, यानी मेरे पास वन जो बलून है वो इक्वल टू है 1.85 रुपीज़। ये मेरी बेसिक इक्वेशन भी है और इसको मैं 42 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 42 मल्टीप्लाई बाय 1 बलून इज इक्वल टू 1.85 मल्टीप्लाई बाय 42। तो मुझे आंसर मिल जाएगा 0.85 मल्टीप्लाई बाय 42। तो मुझे पास आंसर आ जाएगा 77 पॉइंट। ये मैं इधर ही लिख देता हूँ नीचे। तो ये आ जाएगा 77.7 रुपीज़ टोटल क्लास को देने पड़े। ठीक है, ये मेरे पास आंसर है। और एंड पे आप लिख दें सो, एक स्टेटमेंट वाली लाइन लिख दें इसी तरह। सो द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून इज़ 77.7 रुपीज़। अब इस पे भी देखें, मैंने यूनिटरी मेथड लगाया कि एक बलून जो बेसिक इक्वेशन थी उसकी लगा के मैंने 42 की फाइंड आउट कर ली। तो ये था वो यूनिटरी मेथड जिस पे मैंने बहुत ज़ोर दिया कि आप यही लगाएं, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। इट्स क्वाइट ट्रिकी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, के कुछ दोस्तों ने एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया जिसकी जो लेंथ थी वो 4 यार्ड थी। दे पेड रुपीज़ 3.75 पर यार्ड, और उन्होंने उसकी जो प्राइस दी वो 3.75 रुपीज़ दी फैब्रिक की, एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, और उस फर्म को जिसने इसको प्रिंट किया होगा उसको 9 रुपये दिए। नाउ 10 यार्ड पेरीमीटर है उसका, यानी जो रेक्टेंगुलर जो बैनर था उसका जो पेरीमीटर है टोटल वो 10 यार्ड है। पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ, यानी उसकी जो ऑल साइड्स की लेंथ की मेजरमेंट करें तो इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ये भी मैं आपको ड्रा करके भी बता देता हूँ। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, विड्थ ऑफ बैनर क्या है, यानी अच्छा ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो मुझे विड्थ फाइंड करने के लिए
सिंपल पेरीमीटर और लेंथ चाहिए, मेरा प्राइस के साथ तो कुछ लेना ही देना ही नहीं है, तो इसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये प्राइसिंग बीच में दी हुई है। तो मैं आपके पास साथ एक रेक्टेंगुलर बैनर पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको इसने ट्रिकी बनाया। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन। एक रेक्टेंगुलर बैनर है मेरे पास इस तरह, जिसकी लेंथ थी 4 यार्ड। ठीक है, अगर ये 4 है तो ये भी ऑब्वियसली 4 यार्ड होगी। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, और ये पेरीमीटर है। यानी और पेरीमीटर कितना था? पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 यार्ड। ठीक है, और पेरीमीटर को अगर मैं इस पे अप्लाई करूं, पेरीमीटर की बेसिक जो डेफिनेशन है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मैं कहूँगा, और मैं इसको कह दूं ये भी विड्थ है तो ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगी, तो मेरे पास बनेगी 4 प्लस 4 प्लस विड्थ प्लस विड्थ, 4 प्लस विड्थ। ये पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। और यहाँ पे पेरीमीटर का ये जो 10 यार्ड था आप वो यहाँ लिख लें, और 4 प्लस 4 8 प्लस 2W। ठीक है, और 8 इधर यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2W, और 10 माइनस 8 इज 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो विड्थ इज इक्वल टू 1 यार्ड आ जाएगी। ये मेरे पास सिंपल था। अब देखें, उसने प्राइसिंग दे के जस्ट आपको ट्रिक किया था। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर प्राइसिंग का कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्योंकि वो डायमेंशंस में खेल रहा है, और सिर्फ एक ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए उसने आपको प्राइसिंग डाल दी बीच में। होप कि आपको पेरीमीटर, लेंथ, विड्थ ये समझ आ गया होगा। इट्स गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट 3 यानी लास्ट क्वेश्चन हैं, और ये जो 8th क्वेश्चन है ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। 9th नहीं है, और 10th क्वेश्चन, ये दोनों पेपर में आने वाले क्वेश्चन। इन सब में अगर मैं रेटिंग करूँ तो 8th और 10th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शू फैक्ट्री है जिसके एसेट्स हैं 20 लाख के, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, यस 20 लाख के उसके एसेट्स हैं, जिसमें से 3/5 इज़ द कैपिटल एंड द रेस्ट इज़ द डेट। डेट कहते हैं कर्ज को। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। उसने आपको ना एक रेशो दे दी और कहता है कि इस 20 लाख में बताएं कि कैपिटल कितना है और डेट कितना है। और ये आप याद रखिए सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन में लिखता हूँ कि जो एसेट्स होते हैं आपके, वो बेसिकली जो आपके एसेट्स होते हैं वो बेसिकली कैपिटल प्लस डेट होते हैं। यानी डेट जो आप कर्जा लेते हैं वो भी आपका एसेट ही होता है। ठीक है, जो आपका कर्ज होता है वो भी आपका एसेट ही होता है, क्योंकि आप उस कर्ज को लेके उससे कोई चीज़ खरीद सकते हैं, या आपने किसी से पैसे लिए हैं तो वो आपकी मलकियत है, वो आपका एसेट बना है। तो डेट भी एसेट ही होता है। अब उसने आपको एसेट्स टोटल बता दिए कि उसकी अमाउंट कितनी थी, और वो थी 20 लाख। मैंने ये लिख ली 20 लाख। अब आपने इस 20 लाख में उसका बताना है कि कैपिटल कितना है अमाउंट, और डेट की अमाउंट अलग अलग करनी है। और उसने आपको सिर्फ उसका बता दिया 3/5। उसने आपको एक रेशो बता दी कि 3/5 इज़ द कैपिटल, और 3/5 किसका है, यानी और 3/5 का मतलब क्या है? 3/5 का मतलब होता है 5 में से 3 हिस्से। 5 में से 3 हिस्से जो हैं वो कैपिटल हैं। तो हम 3/5 को कैसे निकालते हैं, ये बात आप याद रखें कि एज आप लिखें कैपिटल इज़ 3/5 ऑफ एसेट। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा, आप 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ये मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई बाय 3/5 के साथ, तो आपके पास एसेट निकल आएगा। तो वो कैसे होगा ये देखें, मल्टीप्लाई बाय 3 फिर डिवाइडेड बाय 5 करें, तो आपके पास 12 लाख निकल आया, यानी 12 लाख आपके पास आ जाएगा। सॉरी, एक ये ज़्यादा हो गया,
1 2 3 4 5, यस अब सीखोगे। 12 लाख जो उनसे हैं आपके पास आ जाएगा कैपिटल, एज कैपिटल इज़ 3/5, सो आप लिख लें कैपिटल आपके पास आ गया 12 लाख रुपीज़। अब इसी इक्वेशन में अगर आप डाल लें तो डेट आपका ऑब्वियसली 8 लाख होगा, क्योंकि कैपिटल अगर 12 लाख है और डेट 8 लाख होगा तो एसेट 20 लाख बनेगा, और डेट आप निकाल लें। इसी तरह आप वैसे डेट 2/5 भी कर सकते हैं, यानी ऑब्वियसली 5 हिस्से अगर टोटल हैं उसमें से 3 हिस्से अगर कैपिटल के हैं तो 2 हिस्से डेट के हुए। तो चले मैं आपको ना उस तरीके से भी करके एंड पे ये दिखा देता हूँ कि उससे भी क्या आंसर सेम निकलेगा। एक हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, एक उस तरह निकालते हैं। तो डेट इज एसेट माइनस कैपिटल, तो ये निकला 20 लाख माइनस 12 लाख, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब वो 2/5 से भी करके देख लें कि 2/5 ऑफ एसेट यानी 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5 करके देखें कि 8 लाख निकलता है। ये देखें निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, ये देखें 8 लाख, सेम आंसर, ये आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो चाहे आप इस तरह कर लें चाहे इस तरह कर लें, दिस वन इज़ क्वाइट ईजी। इस तरह करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा कैपिटल निकाल लिया तो आप फिर डेट भी निकाल सकते हैं। ये 3/5 जब भी आए ऑफ एसेट, ऑफ का भी एक हैक मैं आपको बता देता हूँ। ऑफ का मतलब मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर होता है मल्टीप्लाई करना। ऑफ दिस, जब भी वो आप कहें ना 3/5 ऑफ दिस, जैसे उसने कहा 3/5 इज़ द कैपिटल या ऑफ द कैपिटल, तो इसका मतलब आपने उसको मल्टीप्लाई करना है उस अमाउंट के साथ, उस वेरिएबल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जस्ट चेंज करना है मैंने। ये इक्वेशंस हैं, ये आपने याद रखनी है। हो सकता है आपको वो एग्ज़ाम में ये बेसिक इक्वेशन ना दे, और डिग्री के उसने आपको टेम्परेचर्स दे दिए और उसने कहा जस्ट चेंज करें इस डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर। तो आपने इन इक्वेशंस को बस याद रखना है और चेंज कर लेना है। आपको उसने डिग्री सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर था वो दे दिया, और वो है मेरे पास -89.2 उसने आपको जस्ट टेम्परेचर दे दिया। अब इसको चेंज कर लें इस इक्वेशन से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का होता है 9/5 C + 32, और दूसरी तरफ है केल्विन में डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 प्रिसाइजली होता है। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे पुट कर लें 9/5 C की जगह आपका आ जाएगा -89.2 + 32, तो ये आपके पास फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5, आंसर मल्टीप्लाई आप कर लें नेगेटिव ऑफ 89.2, ये आपके पास आंसर आ गया -160.56 इस पार्ट का, और इसमें प्लस कर लें 32, तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 128.56 फ़ारेनहाइट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के अंदर। और अगर आप इसी को केल्विन के अंदर देखें, 3 स्केल होते हैं बेसिकली डिग्री सेल्सियस को या टेम्परेचर को मेजर करने के। 1 इज़ डिग्री विच इज़ द मोस्ट कॉमन, फ़ारेनहाइट में आप अपना बुखार चेक करते हैं, और केल्विन बेसिकली ऐसा ही यूनिट है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स या केमिस्ट्री में सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं। और इधर आप डाल दें -89.2 + 273 ही मैं पुट करता हूँ, क्योंकि उसने 273 दिया। वैसे आप प्रिसाइजली 16 भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 273 माइनस 89.2, then you will get the temperature in Kelvin, that is 183.8। ये आप लिख लें यहाँ पे, ये केल्विन में है टेम्परेचर। के लिख लें, ना भी मेंशन करें, इट्स अंडरस्टूड के ये केल्विन में है और ये फ़ारेनहाइट में है।
ठीक है। होप कि आपको ये जस्ट एक ये यानी कन्वर्जन का एक उसने आपको ड्रिल करवाई है इस क्वेश्चन के अंदर कि कैसे टेम्परेचर का एक यूनिट दूसरे यूनिट में चेंज होता है। लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और वर्ड प्रॉब्लम की, जिसमें उसने कहा कि एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने पेनलाइज्ड किया यानी पनिश किया, कुछ जुर्माना दिया उन्हें लो क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर कि उन्होंने कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे और उसकी उन्होंने क्वालिटी बहुत लो रखी, तो उस पर उनको जुर्माना हुआ और वो जुर्माना हुआ तकरीबन 4,56,000 4,56,868 रुपीज़। और उस कंपनी में 3 शेयर होल्डर्स थे, फ़रा, मरियम और तहरीम, और उन तीनों की जो इन्वेस्टिंग की रेशो थी वो थी 1:2:3, यानी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो की हुई थी तहरीम ने, डैट इज़ रेशो 3, और सबसे कम थी फ़रा की, डैट इज़ 1 रेशो। यानी रेशो होती है कि आप बेसिकली कह लें कि अगर आप 1 और 2 को देखें यानी फ़रा और मरियम को देखें तो इसका मतलब ये होगा कि फ़रा की मरियम के हिसाब से आधी है या मरियम की फ़रा के हिसाब से डबल है, यानी 1:2 फ़रा रेशो मरियम, यानी मरियम की डबल है, ठीक है। और अगर फ़रा का तहरीम के हिसाब से देखें तो वो 1:3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तहरीम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 टाइम्स है फ़रा के, ठीक है। यानी अगर फ़रा ने 1,000 डाले हैं तो मरियम ने 2,000 डाले हैं और तो तहरीम ने 3,000 इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब जिस तरह आप ये याद रखें, कंपनी का ये एक रूल होता है कि जितनी ज़्यादा किसी भी पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होती है उसका लॉस भी उतना ज़्यादा होता है। अगर लॉस आ जाए तो लॉस भी उतना ज़्यादा होगा और अगर प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा, यानी उसी इन्वेस्टमेंट रेशो के हिसाब से लॉस और प्रॉफिट डिवाइड होते हैं। तो अब इसमें यही है कि उसने कहा कि जो पेनल्टी पड़ी है ये तीनों के शेयर होल्डर्स को अलग अलग अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टिंग रेशो। तो इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने उसकी इन्वेस्टिंग रेशो को ऐड कर लेना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 दैट इज़ 6। तो और जो आपकी एक बंदे की जो आएगी, आप इसमें इसको कह लें कि x एक वेरिएबल ले लें और पहले आप ना सम ऑफ रेशोज़ निकाल लें। आप लिख लें सम ऑफ रेशोज़ कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। और वो हो जाएगा 1 + 2 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 6। ये मेरे पास, आप इसको भी काट दें, सम ऑफ रेशोज़ मेरे पास आ गया 6। उसके बाद आप करें शेयर ऑफ फ़रा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में 3/5 किया था ना इसका, यानी ये टोटल 3 यानी उस एसेट का 3 था, 3/5 यानी 3 हिस्से उस 5 में से। तो अब आप इसको अगर समझ लिया ना, फ़रा का कितना है 1/6 है, क्योंकि मैं ऊपर मेंशन करता हूँ, ये देखें क्वेश्चन के अंदर फ़रा, मरियम और तहरीम है। फ़रा रेशो मरियम रेशो तहरीम 1:2:3 है। तो फ़रा का इस टोटल में से कितना हिस्सा हुआ 1/6। तो आप क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ फ़रा, शेयर ऑफ फ़रा इज़ इक्वल टू 1/6, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पीछे किया था, ऑफ। अब प्रॉफिट अगर होता तो प्रॉफिट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता, और अगर अब लॉस है या पेनल्टी है तो पेनल्टी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरह मेरे पास हो जाएगा शेयर ऑफ मरियम, जो कि ऑब्वियसली 2 उसकी रेशो थी, तो 2/6 ऑफ, अभी मैं लिख रहा हूँ आगे, अभी मैंने लिखा नहीं है, मल्टीप्लाई बाय। इसी तरह लास्ट मेरे पास हो जाएगा शेयर ऑफ तहरीम, जिसकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, और वो हो जाएगा 3/6 ऑफ। अब जो टोटल अमाउंट गवर्नमेंट ने पेनल्टी डाली थी वो मल्टीप्लाई कर देंगे 4,56,868.97। इधर भी 4,56,868.97, इधर भी 4,56,868.97। तो आपको
फ़रा का शेयर, मरियम का शेयर और तहरीम का शेयर मिल जाएगा। और एट दी एंड जब आप इसका शेयर, इसका शेयर, इसका शेयर ऐड करेंगे तो आपको यही टोटल नंबर वापस मिलेगा। अब हम निकाल भी लेते हैं। तो 4 5 6 8 6 8 4 5 6 8 6 8.97 डिवाइडेड बाय जब 6 करेंगे आप तो मेरे पास आ जाएगा 76144.82। और इसी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब जैसे मेरे पास यही नंबर लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 2 करता हूँ और डिवाइडेड बाय मैं 6 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 15228 9.6567 रुपीज़ आ जाएंगे मेरे पास। मरियम की ये पेनल्टी आ गई, जो मरियम को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी फ़रा के हिस्से में। और तहरीम के हिस्से में सिंपल इसी वैल्यू का अगर आप काट के 1/2 कर लें या इसी को 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 456,868.97 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2,28,000 यानी 2,28,434.485 रुपीज़। तो ये देखें, ये मेरे पास तीनों के शेयर्स आ चुके हैं। एक ये आंसर है मेरे पास, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ये इन तीनों के पेनल्टी के शेयर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये पेनल्टी के शेयर ऑफ फ़रा, पेनल्टी शेयर ऑफ मरियम और ये पेनल्टी शेयर ऑफ तहरीम है। और आप ख़ुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको और इनके आंसर्स को ऐड करें तो आपको ये टोटल जो गवर्नमेंट ने पेनल्टी दी थी वो यही आंसर बनेगा। अब आपको मैं कंप्लीट ये चैप्टर करवा चुका हूँ। अब आपने ये अपने कॉन्फिडेंस के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए ये जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें। जिस तरह आपने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स लिखे हैं और आप यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन करें ख़ुद से और एक ये वाला आप क्वेश्चन करें। होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें। अगर कोई आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।